हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका। इसके पहले मैंने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 9 चैप्टर, जिसका जो नाम है वो है नए साम्राज्य और राज्य। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है प्रशस्तियाँ। तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिन्हें प्रशस्ति कहा जाता है, या फिर प्रशस्तियाँ मीन्स उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड, बहुवचन रूप। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अभिलेख है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, परंतु इसका महत्व गुप्त काल में ज़्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो इनके बारे में, इनका जो प्रशंसा होगा, इनके बारे में अच्छाई होगी, इसके बारे में इसमें दिया है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में। तो कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा और विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। तो उनके बारे में, समुद्रगुप्त जो है उनके बारे में इसमें काफ़ी प्रशंसा है, जैसे कि यह एक योद्धा है, युद्धों को जीतने वाला राजा है, विद्वान है और एक उत्कृष्ट कवि भी है। तो इस तरीक़ा से उनकी प्रशंसा की गई है इस प्रशस्ति में, यहाँ तक कि उन्हें ईश्वर के बराबर बताया गया है। नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। तो आर्यवर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो आर्यवर्त थे उनके 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। तो एक इस तरीके से एक बहुत अच्छे शासक थे और इन्होंने बहुत लोगों को हराया, जैसे आर्यवर्त के 9 शासक को, साथ ही साथ जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे उसको भी उन्होंने हराया था। और इन सब ने हार जाने के बाद क्या किया, समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में कई संघ और या फिर गढ़ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाका के शासक संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो इस तरीक़ा से जो वो समुद्रगुप्त थे वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली शासक थे, क्योंकि उन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया, दक्षिणापथ के 12 शासक आते तो उनको भी हराया और उन्होंने हार कर समर्पण कर दिया। साथ ही जो लोग जैसे शक वंश के थे और कुछ लोग जो थे वो कुषाण वंश के थे, वो लोग भी हार गए और उन्होंने क्या किया कि समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है वो है विक्रम संवत। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शक पर विजय का प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो 58 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ होने वाले जो विक्रम संवत को, उनको गुप्त राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय का प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है वंशावलियाँ। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। तो जो प्रशस्तियां थी वो सिर्फ उन राजा के बारे में नहीं बल्कि उन शासक के पूर्वजों के बारे में भी बताती थी। जैसे कि यहाँ पे है कि समुद्रगुप्त के जो परदादा दादा थे, पिता थे, माता थे, उनके बारे में भी प्रशस्तियां होती थी। जैसे कि जो समुद्रगुप्त थे उनकी जो माँ थी वो कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी, और जो पिता थे वो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त में जो थे वो भी वो यह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। तो हर्षवर्धन ने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ठीक है, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री वेन-त्सांग काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे। उन्होंने वहां जो देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन थे वो करीब 1400 साल पहले शासन किए थे, और उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, उन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक की वर्णन है। इसमें पूरा मतलब स्टार्टिंग से उनके बारे में पूरा राजा बनने तक का इसमें वर्णन दिया गया है। और चीनी यात्री जो थे वेनसांग, वो काफी समय तक इनके दरबार में रहे थे। जो हर्षवर्धन थे उनके दरबार में काफी समय तक ये रहे थे। उन्होंने जो भी वहां पे देखा उसका विस्तृत विवरण किया है। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसार के राजा बने गए। थानेसार जो जगह है वहां के राजा बने। उनके बहनोई कनौज के शासक थे। ठीक है, मगध और बंगाल को भी जीतकर उन्हें सफलता मिली थी, पर इतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। ठीक है, तो उनके जो बहनोई थे, जो बहन के जो हस्बैंड थे, पति थे, वो कनौज के शासक थे, और मगध और बंगाल को भी उन्होंने जीता था हर्षवर्धन ने। बट उन्हें जितनी सफलता वहां पे मिली उसके अलावा उनको कहीं और सफलता उतनी नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार किया और दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। नेक्स्ट जो है वो है पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो इसमें पल्लव चालुक्य हो गया, पुलकेशिन जो है द्वितीय, उनके बारे में प्रशस्तियां है। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी अहोल थी और यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। ये जो सारा है ये चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय था वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था, और ये चालुक्य वंश का ही था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो कि रविकृति हैं उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रविकृति के अनुसार उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, जो कि हमने यहाँ पे देखा भी कि पुलकेशिन ने द्वितीय ने जब ये नर्मदा नदी को पार करके, जो हर्षवर्धन थे वो नर्मदा नदी को पार कर जब दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब उन्होंने पुलकेशिन जो थे उन्होंने रोका। और यहाँ पे भी ये जो उनकी प्रशस्ति है उस पे बताया गया है कि ये क्या किए थे कि इसके अतिरिक्त उन्होंने और क्या किया था कि जो हर्षवर्धन थे जो शासक थे उनको भी आगे बढ़ने से रोका था। उन्होंने बताया, जो रविकृति हैं जो अपने प्रशस्ति लिखे थे वो उसमें उन्होंने बताया कि जो हर्ष का अर्थ होता है वो होता है अनंत, और कवि का कहना था कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। यह एक व्यंग के रूप में उन्होंने ये बोला कि हर्ष हर्ष वैसे हर्ष का जो मतलब होता है वो आनंद होता है, और जब वो हार गए पुलकेशिन से तो उन्होंने उनका जो हर्ष था मतलब वो अब खुश नहीं रहे।
पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। तो इन्होंने, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिससे वो कांचीपुरम की दीवार के पीछे उन्होंने शरण लेनी पड़ी। तो इस तरीके से पुलकेशिन भी थे, वो भी एक अच्छे शासक थे, अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग शासक थे। ठीक है। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। अब कोई भी युद्ध होता है तो उसमें दोनों तरफ से ही हार होती है। एक तरह से देखा जाए तो कोई भी नहीं जीतता युद्ध में, कोई नहीं जीतता, दोनों हारते ही हैं, क्योंकि सबको हानि होती है। तो इस तरीके से लड़ाई के बाद दोनों दुर्बल होते गए, चाहे वो चालुक्य वंश हो या फिर पल्लव वंश हो। और दोनों वंश के दुर्बल होने के कारण जो चोल वंश थे, उन्होंने इनको समाप्त कर दिया। इन राज्यों पर का प्रशासन कैसे चलता था? प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जैसे बेटे धीरे धीरे अपने पिता का पद पाते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख अभिकरणों का बहुत बोलबाला था। ठीक है। एक नए प्रकार की सेना, जैसे असामत भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध की हथियार जुटाते थे। तो जैसे कि यहाँ पे है कि जब ये लोग चोल वंश ने इनको समाप्त कर दिया, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती है वो गांव ही होते थे, और लेकिन उसमें कई धीरे धीरे नए बदलाव भी आए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण जो प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, जैसे बेटे धीरे धीरे अपने पिता का पद पाते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख अभिकरणों का बहुत बोलबाला था। एक नए प्रकार की सेना, जैसे कि समत भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये राज्य उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है नगरगम। नगरगम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संगठन इन सभाओं पर हावी और शक्तिशाली भूस्वामियों तथा व्यापारियों का नियंत्रण था। कालिदास का सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है। नगरगम जो है वो बेसिकली व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, और संगठन इन सभाओं पर हावी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। जो कालिदास थे उनका एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नाटक जो है अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के तथा राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। तो ये बेसिकली लास्ट टॉपिक है। ये जो चैप्टर है 9 चैप्टर, इसमें उतना कोई टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, और इसके बाद ये कंप्लीट हो गया पूरा ये जो चैप्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो 10th चैप्टर होगा, और उसके बाद ये जो क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।